वेलकम फ्रेंड्स। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं झारखंड के जनजाति। ठीक है, तो दोस्तों हम झारखंड की जितने भी हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, आर्ट एंड कल्चर हो, सारे की वीडियो अपलोड करने वाले हैं इस हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम आप जान ही रहे हैं केजी फंडा है। तो जो भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल में अभी नए आए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन झारखंड से आपको इसमें मिलते रहेगी। तो दोस्तों जो सर्वाधिक जो जनजाति है वो कुल 32 जनजाति झारखंड में पाई जाती है, और 32 जनजाति में अभी हम चर्चा कर रहे हैं चौथी सबसे बड़ी जनजाति की, जो है हो जनजाति। अभी तक हमने 3 जनजाति पढ़ा लिया है, वो है संथाल, उरांव और मुंडा। पिछले वीडियो में आप इसे जाके देख सकते हैं, संथाल, उरांव, मुंडा। उसके बाद ये चौथी सबसे बड़ी जनजाति है हो जनजाति। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे तथ्य को मैं इसमें काफ़ी अध्ययन के बाद इसमें मैंने लिखा है, और इसमें इसको देखने के बाद आपको विभिन्न पुस्तकों को देखने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी अध्ययन के बाद मनीष रंजन या स्पर्धा हो या कोई भी अन्य पुस्तक है जैसे उड़ान हो गया, तो काफ़ी डिटेलिंग के अध्ययन के बाद मैंने सभी किताबों को एक निष्कर्ष निकाल के इस वीडियो में एक नोट्स तैयार किया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हो जनजाति की। हो जनजाति कैसी जनजाति है? ये झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है झारखंड की, वह है हो जनजाति। प्रजाति दृष्टि से ये प्रोटोस्ट्रोलाइड प्रजाति समूह से है। 95% जो है प्रोटोस्ट्रोलाइड में ही बांट दिया गया है। एक जाति है, वो है द्रविड़ जाति। तो ये है प्रजाति दृष्टि से प्रोटोस्ट्रोलाइड जाति में बांट दिया गया है, ये हो जनजाति है। ठीक है, सर्वाधिक केंद्र कहाँ है? देखिए हो है, आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। हो HO हो तो KO को हो को क्या हो को, इस तरह से याद कर लीजिए। तो सर्वाधिक जो केंद्र है कहाँ पे है? को से हो गया। एक ही प्रमंडल का नाम है को से कोल्हान प्रमंडल। झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है? झारखंड में 5 प्रमंडल है। ठीक है, और जो सबसे नया प्रमंडल है, नवीनतम प्रमंडल जो सबसे लेटेस्ट बना है, नया प्रमंडल है, वो है कोल्हान प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल है सबसे लेटेस्ट? सबसे लेटेस्ट कोल्हान प्रमंडल है, नया है, एकदम नवीन। ठीक है, तो कोल्हान प्रमंडल झारखंड में है, और इसमें कुल 3 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, अब देखिए जो इस कोल्हान प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर है, जिसे आप हेडक्वार्टर कह सकते हैं, तो हेडक्वार्टर इसका है पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में। चाईबासा इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर कौन सा है? चाईबासा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे। अब देखिए इसमें गोत्र कितने पाए जाते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि गोत्र हर एक जनजाति में गोत्र बहुत है। जैसे आपको मुंडा में 340 गोत्र बताया गया है, संथाल में 12 गोत्र, उसी तरह इसमें 80 से अधिक गोत्र पाए जाते हैं। जबकि इनमें गोत्र क्या होता है? गोत्र होता है, एक टाइटल होता है इनका। जैसे कि रंजीता हेम्ब्रेम कोई नाम हुआ तो हेम्ब्रेम से आपको पता चल जाएगा कि ये हो जनजाति से संबंधित है ये। ठीक है, तो इसमें हेम्ब्रेम हो गया, चांपिया हो गया, तामसोई हो गया, अंगारिया हो गया, बालमोचू हो गया, बोदरा हो गया, बारला हो गया। ये सारे लोग जो होते हैं टाइटल में, वो सारे हो जनजाति से है। ठीक है, 80 से अधिक गोत्र इसमें बताया गया है, लेकिन इसका कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया है कितने गोत्र है। तो एग्जाम के उपयोगी से ये कभी नहीं पूछेगा कि कितने गोत्र हैं, उनका नाम बताइए। आपको बस इतनी जाननी है कि इसमें 80 से अधिक गोत्र पाए गए हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हो जो जनजाति है वो प्रतिशतात्मक था, यानी माता के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता था। ठीक है, माता का माता फिर उसका माता, यानी कि माता के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता था। जैसे माता का जो बेटा हुआ उसकी सारी संपत्ति का हकदार होता है, फिर उसी का माता का जो होता है उसका बेटा, यानी माता का हकदार उसमें आता है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है? अब प्रतिशतात्मक हो गया है, यानी पिता का वंशज चला आता है, यानी पिता का संपत्ति का हकदार पुत्र होगा, और फिर वही पुत्र का बेटा जो हो वो अपने पिता का संपत्ति का हकदार हो गया, यानी प्रतिशतात्मक इसमें जो रीति है वो चला आता है। ठीक है,
अब देखिए समगोत्री विवाह निश्चित है, यानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जनजातीय लोग जो है एक ही गोत्र से शादी कभी नहीं करते हैं। अगर ये एक गोत्र से शादी कर भी लेते हैं तो इनका रिश्ता भाई बहन का कहलाने लगता है, ठीक है। लेकिन हो जनजाति में ऐसा पाया गया है कि ये ममेरे भाई अथवा ममेरे बहन से शादी की प्राथमिकता दे देते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा एक्सेप्शनल जनजाति है जो ममेरे भाई या ममेरे बहन से शादी की प्राथमिकता देते हैं। बाकी कोई भी जनजाति में समगोत्रीय विवाह निश्चित है, यानी जितने भी समगोत्र है यानी एक ही गोत्र से, जैसे रंजीता हेम्ब्रम एक नाम हो गया, तो रंजीता हेम्ब्रम है सो समीर हेम्ब्रम से कभी शादी नहीं करेगा, ठीक है, शादी नहीं करेगी। यानी कि जो टाइटल है वही टाइटल से लड़की है अगर है तो लड़का से शादी नहीं करेगी। वो शादी किससे करेगी? तामसोय से करेगी या बालमूचू से करेगी या बोदरा से करेगी, किसी अन्य से करेगी, लेकिन अपने ही गोत्र से शादी कभी नहीं करेगी। उसी तरह लड़कों में भी यही रिवाज है, ठीक है। अब देखिए हो जनजाति बस ऐसा एक्सेप्शनल जनजाति है जिसमें ममेरे भाई अथवा ममेरे बहन से शादी की प्राथमिकता को दी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बन जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक प्रचलित जो जनजाति सर्वाधिक प्रचलित जो प्रथा विवाह है, इनमें सर्वाधिक प्रचलित जो विवाह का प्रथा है वो है बहु विवाह, ठीक है। हो अब आपको ऐसा याद रखना है कि हो जो जनजाति है उसमें सर्वाधिक प्रचलित जो विवाह है वो बहु विवाह है, ठीक है। कैसे इसको याद रखना है? ये याद रखने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप इसमें कुछ लॉजिक लगा दीजिए, कुछ ट्रिक्स लगा दीजिए, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए सर्वाधिक प्रचलित प्रथा विवाह बहु विवाह, ठीक है। अब हो है, अब हनी है, हो से क्या होता है? हनी है, ठीक है, हनी है, ठीक है। तो हनी है तो आपको याद रखना है कि अच्छा हो जनजाति है उसमें हनी है, हनी है यानी मधु है, ठीक है। अब मधु में क्या होता है? मधु में बहुत ज़्यादा जो होती है मधुमक्खियाँ होती है, ठीक है। बहुत यानी बहुत ज़्यादा क्या है? मधुमक्खियाँ होती है यानी बहु। याद रख लीजिए कि बहु विवाह इसमें प्रचलित है। हो में क्या होता है? मधुमक्खियाँ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है हनी में, ठीक है। जैसे मधुमक्खियाँ होती है तो बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ होती है तभी तो हनी पैदा होती है। आप देख सकते हैं कि छत्ता में मधु जो बहुत ज़्यादा होता है मधुमक्खी, तो बहु से आप बहुत से याद रख लीजिए कि बहु, और बहु जो विवाह है वो हो से है यानी हनी से है, ठीक है। तो श्रेष्ठ विवाह माना जाता है, श्रेष्ठ विवाह प्रचलित विवाह तो बहु विवाह है और श्रेष्ठ विवाह माना जाता है आदि, ठीक है। आप मान लीजिए आपको जो है क्या हो गया कि खराश हो गया, गले में खराश हो गया, ठीक है। तो आपको क्या बोले, आपकी बहू को गले में खराश हो गया मान के चलिए, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि आप बहू को क्या करिएगा? तो आदि और मधु, आदि और हनी जो है वो अपने बेटे को खिला दीजिएगा, बहू को। तो आदि खिलाइएगा और हनी खिलाइएगा, यानी आदि मीन्स अदरक, ठीक है। तो अदरक या और हनी खिला दीजिएगा तो क्या होगा कि गले का खराश ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लीजिए कि श्रेष्ठ विवाह जो होता है, तो इस विवाह में जब अगर शादी के वक्त अगर आप आदि खिला दीजिएगा या गले का खराश ठीक हो जाएगा तो ये श्रेष्ठ विवाह माना जाता है, आदि, ठीक है। अब इसमें होता क्या है देखिए, वो देखिए, लड़का विवाह का प्रस्ताव लेकर स्वयं किसी परिचित के माध्यम से लड़की वधू के घर जाता है। माने लड़का खुद लड़का जाता है, ठीक है, लड़का जाता है विवाह का प्रस्ताव लेकर स्वयं किसी परिचित के माध्यम से लड़की के घर, वधू के घर जाता है। यानी कि होता क्या है कि लड़का जाता है यानी एक मेडिएटर लेके जाता है, एक जान परिचित को लेके जाता है कि लड़की के घर, ठीक है। और आदि विवाह मीन्स होता क्या है एक्चुअली में? आदि मीन्स होता है बहुत समय से जो चलते आ रहा है जो विवाह, आदि समय से जो चलते आ रहा है जो विवाह, बहुत पूर्वजों के द्वारा जो विवाह का रीति रिवाज चलते आ रहा है उससे हम बोलते हैं आदि विवाह। आम ये जो है एक्चुअल मीनिंग इसका ये निकलता है, ठीक है। चलिए, तो जो लड़का विवाह के प्रस्ताव लेकर स्वयं किसी परिचित के माध्यम से लड़की के वधू के घर जाता है उसे हम बोलते हैं आदि विवाह। अब देखिए विवाह, इसमें विवाह के कुल अन्य रूप पाए जाते हैं। तो अब देखिए 4 रूप इसमें मैंने वर्णन किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिक्कु विवाह, दिक्कु मीन्स होता है परेशान करने वाला, दिक्कु आदि विवाह हिंदू तथा हिंदू बहुल गाँव में रह रहे परिवार में प्रचलित है, ठीक है।
हिंदू तथा हिंदू बहुल गांव में रह रहे परिवारों में प्रचलित है दिक्कु आदि विवाह। ठीक है। अंडी ओपरतिपी, यानी अंडी ओपरतिपी मतलब किडनैप के द्वारा, ओपर किडनैप हो जाती है। ठीक है। ओपर अगर आपको आ रहा है ऑप्शन में ओपर, तो आप याद रख लिए ओपर किडनैप हो गई, ये हरण करके विवाह हो गया। लड़का द्वारा कन्या का हरण करके विवाह कर दिया जाता है। ठीक है। लड़का के द्वारा कन्या का हरण करके विवाह किया जाता है। राजी खुशी विवाह मतलब एकदम खुशी से करती है ये विवाह, राजी खुशी होकर, और इसका नाम है कन्या, वर कन्या की मर्जी से विवाह होता है और इसे बोलते हैं राजी खुशी विवाह। ठीक है। आदेर विवाह मीन्स देर मतलब देर तक। ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए देर तक कैसे कोई विवाह का संबंध बनाएगा, तो बलात् प्रवेश करके रहने किया, यानी बाल्यकाल से, यानी लड़की, देखिए लड़की वधु द्वारा विवाह होने तक, लड़की द्वारा विवाह होने तक, यानी कि 10 साल में ही वो लड़का के घर में रहेगा। कब तक रहेगा? विवाह होने तक, मतलब कब तक रहेगा? विवाह होने तक वर के यहाँ बलात् प्रवेश करके, यानी बालक ही काल से, यानी बचपन से ही वो लड़का के घर में जाके लड़की वधु या रहेगी, उसे बोलते हैं आदेर विवाह। ठीक है। यानी बहुत लंबे समय से इनका रिश्ता चलते आता है, बचपन से ही इनका रिश्ता चलते आता है। ठीक है। बचपन से ही रिश्ता चल रहा है, 10 साल से ही वो बलात् प्रवेश करके लड़के के यहाँ रह रही है, आदेर विवाह। तो मैंने बताया दोस्तों आपको कि इसमें कुल 4 प्रकार के विवाह हर एग्जाम में पूछ सकता है। आदेर विवाह मीन्स एक लाइन में आपका ऑप्शन रहेगा राजी खुशी विवाह, कन्या की मर्जी के द्वारा। अंडी या ओपरतिपी, इसे अंडी भी कह सकते हैं, ओपरतिपी भी कह सकते हैं, इसमें हरण करके किया जाता है। हरण करके दिक्कु विवाह मीन्स ये हिंदुओं बहुल गांव में प्रचलित, सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है। ये आदि विवाह है, आदि विवाह है। देखिए इसमें दिक्कु आदि विवाह है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें यही होता है कि हिंदू तथा हिंदू बहुल गांव में रह रहे परिवारों में प्रचलित है, यानी कि इसमें वही होता है कि मेडिएटर के द्वारा, लड़का के द्वारा जाता है लड़की के घर में और विवाह का प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है। तो यह है दिक्कु आदि विवाह। दिक्कु मीन्स होता है गैर आदिवासी, दिक्कु मीन्स क्या होता है? गैर आदिवासी। तो दिक्कु आदि विवाह यही हुआ कि हिंदू लोग, कौन लोग? हिंदू बहुल गांव में रह रहे परिवारों में ये प्रचलित है। ठीक है। वधु मूल्य अब हम देखेंगे। ठीक है। तो हो जनजाति में जो वधु मूल्य, यानी कि लड़का के द्वारा लड़की को जो देने वाला जो रकम है, जो पैसा है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? वधु मूल्य को बोलते हैं गुनोंग या पोन। क्या बोलते हैं? गुनोंग या पोंग। देखिए यहाँ पे एक याद करने की जो एक लॉजिक है, वो लॉजिक ये है कि हो जनजाति है तो वो क्या है? कोल्हान में है, तो हो को। अब ये इसका वधु मूल्य क्या है? वो है गो, तो हो गो। यहाँ पे देखिए औकार जो है, आप इस तरह से इसको मैच करके याद कर सकते हैं कि हो कोल्हान में है, हो गो यानी गुणांग, और गुणांग भी है और इसका पोन भी है, तो हो गो पो। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हो गो पो। देखिए कैसे याद करना है, हो गो पो। ठीक है। यानी कि इसका वधु मूल्य पोन हो गया या गुणोंग हो गया, तो हो गो पो। इस तरह से याद कर लीजिए, हो जनजाति का वधु मूल्य गुणोंग भी हो गया, पोन भी हो गया। ठीक है। इस तरह से याद सबको आसानी होगी याद करने में। ठीक है। विधुर या विधवा विवाह पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई विधवा हो जाती है या कोई लड़का विधुर हो जाता है, ठीक है, कोई लड़का विधुर हो जाएगा या कोई लड़की विधवा हो जाएगी, तो किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, वो दोबारा से शादी कर सकता है। ठीक है। अब युवा गिरी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में युवा गिरी ही अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए मैंने बताया था हो गो गुणोंग है, तो यहाँ पे देखिए ये जो औकार है ये सब में मैच कर रहा है। ठीक है। तो युवा गिरी क्या है? गोती आ रहा। युवा गिरी क्या है? गोती आ रहा। ठीक है। तो हो गोती आ रहा, हो गो, यहाँ पर भी आपको हो गो मैच कर रहा है, तो गो से आपको याद आ जाएगा कि हो से गोती आ रहा। आप कभी ऑप्शन में घोटुल टिक नहीं करिएगा, ठीक है, या ऑप्शन में घुमकरिया टिक नहीं कीजिएगा, आप हमेशा गोती आ रहा ही टिक कीजिएगा, क्योंकि हो गो। ठीक है। इस तरह से याद कर लीजिए, आपको आसानी होगा याद करने में।
अब इसमें है ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान क्या है? ग्राम प्रधान जो है मुंडा है। मुंडा का सहायक क्या है? डाकू है। ठीक है। हो जनजाति में गांव का जो प्रधान है वो कौन है? मुंडा है। गांव का प्रधान कौन है? मुंडा है। ठीक है। और मुंडा का जो है डी, ये वाला लास्ट याद रख लीजिए कि डाकू है। मुंडा का जो सहायक कौन है? डाकुआ है। ठीक है। 7 से 12 गांव को मिल के क्या बनता है? समूह को क्या बोलते हैं? पीर या पढ़ा। 7 से 12 जो 7 और 12 गांव को बोलते हैं पढ़ा। ठीक है। और पीर और पढ़ा का प्रधान कौन होता है? मानकी। ठीक है। और पढ़ा का न्यायिक प्रधान कौन होता है? पीड़ पंच होता है। ये याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट के व्यू से कि 7 से 12 गांव का जो होता है उसे पीर कहते हैं। पीर का प्रधान कौन होता है? मानकी होता है। जैसे कि हम पी रहे हैं, कुछ पी रहे हैं दोस्तों, तो पीर आप याद किए कर रहे हैं ना, तो पीर से आपको याद ऐसे इसका पेगवर्ड बना लीजिए कि पीर, हम कुछ पी रहे हैं तो पी क्या रहे हैं? मिल्क पी रहे हैं, तो माँ से मिल्क हो गया तो मानकी। ठीक है। अब पढ़ा का न्यायिक प्रधान पूछेगा तो पंच। ठीक है। अब मिल्क पी के हम क्या करेंगे? पंच मारेंगे। ठीक है। 2 बार लंच, 2 बार लंच 1 बार पंच, लाइफ है टंच कहा जाता है ना दोस्तों। तो उसी तरह हम बोलेंगे कि हम मानकी है, और मानकी का जो न्यायिक प्रधान है, जो जुडिशियल, यानी कि जो जितने भी मतभेद होगा, जितने भी आपके समाज में जितने भी तरह के छोटे मोटे जो मामूली अपराध हो गए उसका जो निपटारा कहाँ पे होगा? पीर पंच यानी पीर पंचायत में होगा। ठीक है। तो अब इसे एक्चुअली समझिए कि 7 से 12 जो गांवों का समूह है उसे क्या बोलते हैं? पीर बोलते हैं। और यहाँ पे छोटे मोटे जो विवाद हो जाते हैं उसका निपटारा कहाँ होता है? पंच में होता है, यानी पंचायत में होता है, पीर पंच में होता है। ठीक है। अब पीर पंच का प्रधान कौन होता है? मानकी होता है। ठीक है। अगर आपको याद अच्छा से हो जाता है तो इसे आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए कोल्हान में, यानी कोल्हान प्रमंडल में गांव को 26 पीढ़ में बांटा गया है। गांव को कितने पीढ़ में बांटा गया है? 26 पीढ़ में बांटा गया है। प्रत्येक पीढ़ में 5 से 10 गांव हैं, मतलब पूरे कोल्हान प्रमंडल को ही 26 पीढ़ में बांट दिया गया है। प्रत्येक पीढ़ में 5 से 10 गांव होता है जिसका प्रधान मानकी होता है। मैं पहले भी बताया अभी कि पीर का प्रधान क्या होता है? मानकी होता है। ठीक है। मानकी के रसवे घर के एक कोने में आदिक होता है, और जो मानकी होता है, जो प्रधान होता है, उसके रसवे घर के एक कोने में आदिक होता है, जो पूर्वजों के पवित्र स्थान है, जहाँ पूर्वजों का आत्मा निवास करता है, पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है। तो जो हेड होता है उसके रसवे घर में एक आदिक बना दिया जाता है। रसवे घर में एक जगह का नाम जगह दिया जाता है जिसे आदिक कहते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हो आदि, आदि विवाह है, तो आदिक यहाँ पर भी आपको नाम मिल रहा है, आदिक। ठीक है। यानी एक कोने में आदिक बना दिया जाता है जहाँ पे पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है। ठीक है। हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली मुंडा शासन मानकी, मुंडा मानकी प्रशासन, जिसमें लघु प्रजातंत्र की झलक देखने को मिलती है। ठीक है। तो हो जनजाति की पारंपरिक जातीय, हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली, जो बहुत पुरानी जातीय शासन प्रणाली है, वो है मुंडा मानकी प्रशासन। यानी मुंडा मानकी प्रशासन से ये बिल्कुल मैच करती है, जिसमें लघु प्रजातंत्र की झलक देखने की मिलती है, यानी कि बहुत छोटे से एक डेमोक्रेसी की तंत्र देखने को मिलती है, झलक देखने की, डेमोक्रेसी की झलक देखने के लिए मिलती है। ठीक है। हो जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? हो जनजाति का मुख्य पेशा है कृषि है। ये कृषि है मुख्य पेशा। अक्सर पूछेगा तो मुख्य पेशा आप कृषि ही टिक कीजिएगा। ज़्यादातर जनजाति की मुख्य पेशा क्या है? वो कृषि ही है। ठीक है। हो जनजाति के लोग मूछ दाढ़ी नहीं रखते हैं। ये बिल्कुल कभी नहीं पूछेगा, लेकिन भी याद रख लीजिए कि हो जनजाति के लोग क्या है? मूछ दाढ़ी नहीं रखती है। हो जनजाति प्रिय शौक क्या है? मद्यपान, जिसे इल्ली कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछ सकता है कि हो जनजाति की जो प्रिय पदार्थ है उसे क्या कहते हैं? प्रिय पदार्थ को तो उसे इल्ली कहते हैं। और देवी देवताओं को इल्ली चढ़ाते हैं। देवी देवताओं को क्या कराते हैं? इल्ली चढ़ाते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं हो जनजाति में। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछेगा भी इसी से
क्वेश्चन की हो जनजाति में प्रमुख पर्क माघे है, बाहा है, डुमरी है। बाहा है यानी सरहुल, सरहुल को क्या बोलते हैं? बाहा भी बोलते हैं, बा परब भी बोलते हैं। माघ है, माघ के महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार है। होरो, होरो ये जो है ये खेती से संबंधित, धान रोपने से संबंधित त्यौहार है। डुमरी हो गया। दमुराई, देखिए धन रोपी, डमरुआई क्या हुआ? ये धन रोपी त्यौहार है, ठीक है। उसके बाद बतावली, बतावली क्या है? ये भी एक त्यौहार है। बतावली त्यौहार हो गया आपका। बतावली, जोमनामा, नया अन्न खाने से ये संबंधित है। और कोलोब, ये अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल से जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। अब देखिए, हो जनजाति का सर्वप्रमुख देवता कौन से है? हो जनजाति के सर्वप्रमुख देवता सिंहबोंगा है। आपको एक नाम याद रख लीजिए, हनी। मैं बता दिया था हनी है, आपकी बहू जो है वो हनी है, तो बहु विवाह इनमें प्रचलित है, ठीक है। अब ये बहु आदि है, आदि विवाह भी इनमें प्रचलित है, ठीक है। तो बहू क्या करेगी? आदि के साथ खाएगी, तो गले का खराश जो ठीक हो जाएगा तो आदि विवाह है। अब ये हनी नाम याद रखिएगा तो आपको एक और बहुत बड़ी चीज याद हो जाएगी कि हनी से एक सिंगर का नाम है हनी सिंह, ठीक है। हनी सिंह है ना, तो सिंह से याद रख लीजिए, हनी सिंह से हो जनजाति की, हो जनजाति की जो सर्वप्रमुख देवता है वो सिंह है, यानी सिंहबोंगा है। कभी नहीं भूलिएगा, एकदम डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आपको कि हनी सिंह क्या है? सिंहबोंगा है, यानी हो जनजाति की जो सर्वप्रमुख देवता का नाम क्या है? सिंहबोंगा, ठीक है। ग्राम देवता, यानी ग्राम देवता का क्या नाम है? पाहुबोंगा, ठीक है। पृथ्वी देवता यानी बोड़ो, बहुत बड़ा है। पृथ्वी का है बड़ोम है, ओड़ी बड़ोम, बहुत बड़ा है, ठीक है। पहाड़ देवता बुरु, पहाड़ क्या है? पहाड़ देवता है, यानी ये बहुत बुरु है, बहुत बड़ा है, ठीक है। मरांग बुरु, देखिएगा पहाड़ देवता में ज़्यादातर आपको दिखेगा बुरु वर्ड। ये देखिएगा जहाँ भी पहाड़ देवता है, जो भी जनजाति में पहाड़ देता है वहाँ पे बुरु वर्ड दिखे देगा, ठीक है। वहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा बुरु वर्ड। तो आप जहाँ भी आपको ये बुरु याद होगा, आपको समझ लीजिए कि वो पहाड़ देवता है, ठीक है। उसके बाद नाग देवता अगर पूछा तो नागे देवता, ठीक है। वर्षा देवता देशावाली देवता, वर्षा देवता को क्या बोलते हैं? देशावाली देवता या देशावाली बोंगा, ठीक है। बोंगा मतलब होता है भगवान होता है, बोंगा मतलब क्या होता है? भगवान होता है, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने वाला इसमें कौन होता है? देवड़ी होता है। कौन होता है? देवड़ी होता है, पुरोहित होता है। जो धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करता है उसे देवड़ी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सर्वप्रमुख देवता है वो सिंहबोंगा है। अखड़ा एटे तुड़दुड़, ये पूछा है एग्जाम में, ये आपका जेएसएससी के एग्जाम में पूछ चुका है कि अखड़ा, हो जनजाति के अखड़ा को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो एटे मतलब एटे तुड़तुड़, ये अखड़ा यानी नाच का एक मैदान होता है, ठीक है। अब हनी सिंह आएगा भाई तो नाच का मैदान होगा ही, तो अखड़ा को एटे तुड़तुड़ हम बोलते हैं, ठीक है। और तुड़तुड़ समझिए इसका गाना है, हनी सिंह का गाना है, तुड़तुड़ तुतुड़ तुतुड़, इस तरह से आप इसको एक लॉजिक बना लीजिए, ठीक है। कि तुतुड़ 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 तुतुड़, हनी सिंह आया तो किस तरह से गाना गया? तुतुड़ 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 तुतुड़, ठीक है। तो एटे तुड़तुड़ क्या हुआ? अखड़ा हुआ। अखड़ा क्या है? हुआ नाच का मैदान हुआ, ठीक है। तो आम, जहां आम सभा या ग्राम पंचायत की बैठक होती है, और यही अखड़ा में क्या होता है? आम सभा या छोटे मोटे जो सभाएं आयोजन होते हैं, जहां बहुत सारे लोग जो होते हैं इकट्ठा होते हैं, और ग्राम पंचायत की बैठक होती है, ठीक है। वर्षा देवता क्या हुआ? देशावाली, दशावाली या बोंगा भी लिख सकते हैं, दशावाली देवता भी लिख सकते हैं, या बोंगा भी लिख सकते हैं। अब देखिए जो प्रमुख लोकगीत है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों। ये नोट्स अगर आप अच्छे से मेरे पढ़ लेते हैं या वीडियो को अच्छे से समझ के देख लेते हैं तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। जितने भी लोग एसएससी या जेएसएससी यानी झारखंड एसएससी या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। तो हो लोग भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास रखते हैं। हो लोग क्या करते हैं? भूत प्रेत या जादू टोना में विश्वास रखते हैं। शव को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित है। दोनों की क्या है? प्रथा प्रचलित है। यानी जो शव को कौन लोग जलाते हैं और कौन लोग दफनाते हैं, देखिए जो ईसाई हो जाते हैं, जो ईसाई धर्म को अपना लेते हैं, ज़्यादातर वो लोग दफना देते हैं।
ठीक है। और जो हिंदू ही रहते हैं, जो शुरू से ही अपना आदिवासी में रहते हैं, आदिवासी ही रहते हैं, वो हमेशा जलाने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाद में जो ईसाई का अपना लेते हैं वो दफना लेते हैं, ठीक है। तो वो लोग भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ग्रामीण एरिया में बिलोंग करते हैं और यहाँ पे भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास रखना आम बात हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या है और एग्ज़ाम में क्या पूछेगा, ये वाला अभी जो है वो लोकगीत पूछेगा, लोक नृत्य पूछेगा और बहुत बार ये पूछ चुका है। तो इसको आप अच्छे से समझिए कि लोकगीत क्या होता है। देखिए हो लोग क्या करते हैं, बा यानी बसंत गीत, बसंत गीत यानी बसंत के महीने में जो गीत गाया जाता है, ठीक है। बसंत के महीने में जब नया पतझड़, नया फूल वगैरह जो साल की पेड़ में लगता है, ठीक है, तो उस समय जो गीत होता है वो बसंत का गीत होता है, यानी बा पर्व। कौन सा पर्व, सॉरी बा गीत, कौन सा गीत, बा गीत, ठीक है। उसके बाद हेरो लोकगीत, हेरो मीन्स धान की बुआई। अब धान का कलर कैसा रहता है, देखिए धान का कलर जो कैसा रहता है, हरा रहता है। आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा कि हाँ भाई धान का कलर तो हमारा हरा होता है, तो हरा से आपको याद रखना है हेरो। हेरो जो गीत है वो कौन सा लोकगीत है, धान की बुआई के समय गाया जाने वाला गीत है। आपसे यही पूछेगा एग्जाम में कि धान की बुआई के समय हो जनजाति कौन सा लोकगीत गाते हैं, तो ऑप्शन रहेगा बा, नोमनामा, हेरो, बगा, इस तरह से ऑप्शन रहेगा। तो आपको हेरो लिखना है, आपको हेरो लोकगीत याद रखना है। तो ये देखिए आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, हेरो लोकगीत जो है वो धान की बुआई के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। अब नोमनामा, 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 ठीक है। नोमनामा क्या, कौन सा गीत है, नोमनामा यानी नया अन्न खाने से है, या ना से आपको याद रखना कि हाँ ना से नोमनामा हो रहा है, यानी कि हम कुछ खाते हैं तो नमस्कार करके खाते हैं, नया अन्न खाते हैं, ठीक है। नमा करके यानी नामा करके यानी नया अन्न नमा करके खाते हैं। तो आपको याद रखना कि नया अन्न खाने के अवसर पे ये गाया जाने वाला गीत है, ये खुशी से गाते हैं ये लोग, नया अन्न को खाने के समय में, नया अन्न खाने के समय में गाया जाने वाला ये गीत है नोमनामा, ठीक है। ये 3 गीत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये हेरो और नोमनामा तो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला जो है लोक नृत्य है, नृत्य है यानी डांस है। इसमें 4 प्रकार के मैं डांसों का मैंने वर्णन किया है, और ये 4 प्रकार से ही ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। तो देखिए हो जनजाति है तो वो कौन सा नाच करते हैं, गौ, हो गौ। अब फिर यहाँ पे गा, ठीक है। अब फिर हेरो यानी रो, यानी हेरो यहाँ पर भी रो आ रहा है, यानी ये हो से मैच कर रहा है, ठीक है। तो आप ये याद कर सकते हैं। और हेरो ये जो है, ये आपका जो गीत है वो नाच भी इसमें तब्दील हो गया, यानी नाचने के साथ साथ धान की जब बुआई करते हैं, देखिए धान की जब बुआई करते हैं तो हेरो लोकगीत ये गाते हैं और नाच करते हैं हेरो नाच। तो ठीक है, इस नृत्य का आयोजन धान की बुआई के समय में किया जाता है। इसके दौरान महिला और पुरुष सम्मिलित रूप से गायन व नृत्य करती है। जैसे धान की बुआई जो कर रहा है तो महिला पुरुष सभी लोग मिलकर कर रहा है धान की बुआई, और दोनों मिलके हेरो, तो हेरो क्या हो गया, ये नृत्य भी हो गया और गीत भी हो गया, ठीक है। ये कौन से जनजाति में है, हेरो कौन सी जनजाति में है, ये है हो जनजाति में। हा से हो जनजाति है, हा से हेरो। तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और आसानी से आपको याद भी हो गया होगा। अब देखिए गौ जनजाति, गौ जनजाति ये हो जनजाति में प्रचलित है। तो आपको बस ये पूछेगा कि हो जनजाति में कौन सी नृत्य प्रसिद्ध है, तो ये है गौ, ठीक है। गोंग, कौन सी नृत्य है, गोंग, कौन सी नृत्य है, गोंग, ठीक है। अब फिर मगा जो नृत्य है ये भी हो जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। अब देखिए बा नृत्य क्या है, सरहुल है, ठीक है। सरहुल में किया जाने वाला जो नृत्य है वो है बा नृत्य। तो देखिए कैसे इसको याद रखना है, ये नृत्य में स्त्री पुरुष सम्मिलित होकर, यानी स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर सरहुल पर्व के समय में गायन व नृत्य करते हैं, ठीक है। यानी बा जो है वो आपका, बा भी आपका ये है गीत भी है और नृत्य भी है, ठीक है। यानी सरहुल पर्व के समय में ये जो बा है, बसंत का जो गीत है, यही गीत आपको यहाँ पे
नाच में भी हो जाता है सरहुल के पर्व में। वो लोग क्या करते हैं, गीत भी गाते हैं और नाच भी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बा। ठीक है, ये याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब भाषा देखिए, भाषा जो है इसकी हो है, हो भाषा है। हो जनजाति की कौन सी भाषा है, हो भाषा। देखिए हो भाषा जो ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा परिवार से है। ठीक है, कौन सी भाषा परिवार से है, ऑस्ट्रिक और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है, ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा परिवार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है जो मुंडारी तथा संथाली से काफ़ी मिलती है। ये जो भाषा है ये मुंडारी और संथाली से, यानी कि पहली और तीसरी जनजाति जो है उससे काफ़ी मिलती है। इनकी जो भाषा है संथाली भाषा से और मुंडारी भाषा से काफ़ी मिलती है। इनकी लिपि है, और ये पूछा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बारण चित्ती। इनकी लिपि क्या है, बारण चित्ती है। वर्तमान समय में इन्होंने अपनी लिपि बनाई है, और ये अभी अपनी लिपि बना चुके हैं, क्योंकि बारण चित्ती लिपि जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट लिपि हुआ करती थी, जिसे पढ़ना हर कोई के बस की बात नहीं थी। तो इन्होंने अपनी एक लिपि बनाई है। ठीक है, बारण चित्ती, बारण चित्ती। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे कि प्रथम पुस्तक बारण चित्ती, जो बारण चित्ती जो लिपि है वही इन लोगों ने बनाई है, और वर्तमान समय में इन्होंने अपनी जो लिपि बनाई है वही है बारण चित्ती लिपि। ठीक है, वही जो लिपि है वो कौन सी लिपि है, बारण चित्ती लिपि वही है, इन्होंने अपनी एक लिपि बनाई है। अब देखिए हम बात करते हैं प्रथम पुस्तक द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ होल लैंग्वेज, यानी होल लैंग्वेज की हम लोग ने ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन किया, उसे उसका जो प्रकाशन हुआ 1840 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो आपसे बस ये पूछेगा कि होल लोगों की प्रथम पुस्तक कौन है। इसका राइटर का नाम नहीं मिला, लेकिन द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज है, ये प्रथम पुस्तक है। ठीक है, 1840 में। लोकगीत पर पहली पुस्तक कौन सी है, फोक कॉलर ऑफ द कोल्हान। लोकगीत पर पहली पुस्तक कौन सी है, फोक कॉलर ऑफ द कोल्हान। ठीक है, ये 1902 में एन के बोस तथा CH बोम्बावास द्वारा लिखा गया था। एन के बोस और बोम्बावास, फोक कॉलर ऑफ द फोकलर ऑफ द कोल्हान, बोम्बास। इस तरह से याद रख लीजिए, फोकलर ऑफ द कोल्हान कौन लिखा है, बोम्बास लिखा है। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफमैन। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका किसने लिखा है, हाफमैन ने लिखा है। आपसे बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछेगा एग्जाम में, बहुत ही आपने बहुत ही अगर हल्का भी पढ़ा किया हो तो आप आसानी से इसे सही कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाता है। अब देखिए होदूर, WC आर्चर। होदूर किसने लिखा है, WC आर्चर ने लिखा है। ठीक है, होदूर WC आर्चर, ये इंपॉर्टेंट है। होदूर यह पुस्तक देवनागरी लिपि में लिखी गई है, जिसे हो साहित्य का महाकाव्य माना जाता है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हो साहित्य का महाकाव्य माना जाता है, होदूर, और इसे किसने लिखा है, WC आर्चर ने लिखा है, होदूर। ये नोट कर लेना दोस्तों। अब ग्रामर ऑफ द कोल, ए नोटरेट। ग्रामर ऑफ द कोल किसने लिखा है, ए नोटरेट ने लिखा है। डेट कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो डेट के ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। और ए नोटरेट ने क्या लिखा है, ग्रामर ऑफ द कोल। ठीक है, किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखित पुस्तक रूमूल है। अब ये पूछेगा कि रूमूल किसने लिखा है, सतीश कोड़ा सेंगल, ये नाम पूछ लेगा, तो ये याद रख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वही इसमें लिखा गया है, हाईलाइटेड किया गया है। तो रूमूल पुस्तक, हो जनजातियों की रूमूल पुस्तक के लेखक कौन है, आपसे ये पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो सतीश कोड़ा सेंगल। ठीक है, अन्य पुस्तकें देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। हो काजी, हो काजी किसने लिखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये हो काजी यानी हो भाषा वाले लोगों का ये पुस्तक है। ठीक है, तो भीमराव सोलंकी, हो सोलंकी। इस तरह से हो काजी सोलंकी, इस तरह से याद रख लीजिए कि राम सोलंकी काजी है, और काजी क्या है, काजी साहब है, तो वो भाई भीमराव है। ठीक है, हो ग्रामर एंड वोकेबलरी, हो ग्रामर एंड वोकेबलरी, ये किसने लिखा है, हो ग्रामर एंड वोकेबलरी, ये लिखा है लियोनल बारो ने लिखा है, हो ग्रामर एंड वोकेबलरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो जितने भी हो से इम्पोर्टेंट था और जो तथ्य था जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है, उसको मैंने ये वीडियो में कवर कर दिया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगता है और इसका अगर हार्ड कॉपी अगर आपको चाहिए या सॉफ्ट कॉपी चाहिए,
तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करवा देंगे, वो भी फ्री में। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितने भी एसएससी या जेएसएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं, जेपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं, उनके साथ इसे शेयर कीजिए और साथ ही दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोड़ें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, एंड चलिए गुड बाय।